Hello dear students, in this video we will continue the remaining part of chapter 6 with our remaining points, and in this video we will discuss about the fishing in troubled water Masulipatam. The town of Masulipatam or Machilipatnam, literally we call it fish port town, lay on the delta of the कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर के डेल्टा में बसा हुआ टाउन था। 17th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा अपनी एक्सेसिव जो एक्टिविटीज़ थी उनके लिए जाना जाता था। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मैसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। दोनों ही डचीज़ और इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन दोनों ने ही मैसूलीपट्टनम को अपने कंट्रोल में करने के लिए ट्राई करा, क्योंकि उस टाइम पे आंध्रा कोस्ट पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में जाना जाता था। द फोर्ट एट द मैसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच, और जो मैसूलीपट्टनम के अंदर जो फोर्ट था उसको डचेस ने बिल्ड कराया था। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sales of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. कुतुब शाही ये गोलकोंडा के रूलर्स थे। इन्होंने रॉयल अपनी कुछ मोनोपोलीज बनाई टेक्सटाइल, स्पाइसेस और दूसरे आइटम्स की सेल्स को लेके, ताकि जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली इन बहुत सारी जो अलग अलग ये ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं वो अलग अलग इनके हाथों में ना चला जाए। फायर्स competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Komati, Chittis and European traders made the city populous and prosperous. ये जो कंपटीशन था, जो भड़का हुआ जो एक कंपटीशन की जो लहर थी उस टाइम पे ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो गोलकोंडा के नॉबल्स हो, पर्सियन मर्चेंट्स हो, तेलुगु कोमातीज हो, चित्तीज़ हो, यूरोपियन ट्रेडर्स हो, इन्होंने इस सिटी को पॉपुलस भी किया और प्रॉस्पेरियस भी बनाया। एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पार्ट टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. जैसे ही मुगल्स जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी पावर को गोलकुंडा के अंदर एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जैसे कि गवर्नर मीर जुमला, वो भी एक मर्चेंट थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक खेल खेलना डचेज और इंग्लिश के अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काना स्टार्ट कर दिया। 1686 से लेके 1687 तक मुग़ल एम्परर औरंगजेब ने गोलकुंडा में काफ़ी उसको अपना वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया, अपने साम्राज्य को वहाँ पर फैलाया। दिस कोज्ड द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, और जो यूरोपियन कंपनीज थी वो अल्टरनेटिव की तलाश में थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड। ये जो टाउन था, ये जो पोर्ट था, इसमें नई पॉलिसीज़ लगाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो काफ़ी नहीं थी किसी पोर्ट के लिए, बट इन्हें कनेक्शन भी चाहिए था कि प्रोडक्शन जहाँ जिन सेंटर्स में प्रोडक्शन होता है वो इन पोर्ट्स के पास ही होनी चाहिए। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। जो नई कंपनी के जो ट्रेड सेंटर, अपने नए कंपनी ने जो ट्रेड सेंटर्स बनाए, उन्होंने महसूस किया कि उनकी कंबाइंड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल होने चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कलकत्ता, प्रेजेंट डे वी कॉल then that time it was Calcutta and we now call it Kolkata, and Madras, and present day we call it Chennai. Masulipatam lost both its merchants and prosperities and declined in the course of 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पर जाना शुरू कर दिया, और मैसूलीपट्टनम ने अपने मर्चेंट्स और अपनी प्रॉस्पेरिटी दोनों को खो दिया, और ये 18th सेंचुरी में अपने डिक्लाइन पर पहुंच गया। आज ये एक छोटे से कस्बे के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। In 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles which had become popular both in Europe and West Asia. 16th और 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो तलाश कर रही थी स्पाइसेस की और टेक्सटाइल की,
जो पॉपुलर हो गए थे दोनों ही जगह पर, यूरोप में भी और वेस्ट एशिया में भी। द इंग्लिश, डच और एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट। और ईस्ट में अपनी कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी उनको एक्सपेंड करने के लिए यूरोप जो ब्रिटिशर्स थे, डचेस थे, फ्रेंच थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज को एस्टेब्लिश कर लिया। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद दैम। और जो बड़े बड़े यहाँ के ट्रेडर्स थे, मुल्ला अब्दुल गफ्फार और विरजी वोरा, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में शिप्स थे और उनका कंपटीशन इन डचीज, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के साथ बढ़ गया। हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने अपनी नेवल पावर की वजह से इन सी रूट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया, सी ट्रेड्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको फोर्स किया कि वो एज ए एजेंट उनके लिए वर्क करे। अल्टीमेटली द इंग्लिश एमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को अपने अंडर में कर लिया सब कॉन्टिनेंट की। The spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc., with more and more people taking them up. जो अच्छी क्वालिटी के जो टेक्सटाइल की डिमांड थी उस टाइम में, जो क्राफ्ट था, क्राफ्ट का जो एक्सपेंशन था, उसमें स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब चीज़ें आती थी और इन काम को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड होती थी। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। जो इंडियन टेक्सटाइल के डिज़ाइंस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा क्लियर थे। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो शो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। इस टाइम ने, इस पीरियड ने दिखाया जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनकी इंडिपेंडेंस डेंजर में थी, खतरे में थी, ख़त्म होती जा रही थी। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांस विच मीन्ट that they had to weave clothes which was already promised to European agents। अब वो लोग काम करने लगे थे सिस्टम में आके, एडवांस उन्हें मिलता था और वो वही कपड़ा बुनते थे जो उन्होंने यूरोपियन एजेंट्स से प्रॉमिस किया था। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ्स और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। जो वीवर्स थे उन्हें बिल्कुल भी ये लिबर्टी नहीं थी कि वो अपने बनाए क्लॉथ्स को अपने आप से सेल कर सके और अपनी मर्जी से किसी भी पैटर्न को वीव कर सके। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। और वो वही चीज़ रिप्रोड्यूस करते थे, वही डिजाइंस बनाते थे जो उन्हें कंपनी के एजेंट सप्लाई करते थे। द 18th सेंचुरी शो द राइज ऑफ बॉम्बे। 18वीं शताब्दी में बॉम्बे का राइज हुआ, कलकत्ता और मद्रास का भी साथ साथ। विच आर नोबल सिटीज़ टुडे। ये आज भी नोडल सिटीज़ के रूप में जानी जाती है, मेट्रो सिटीज़ हैं ये हमारी कंट्री के अंदर। क्राफ्ट्स और कॉमर्स दोनों ही की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए मर्चेंट्स और आर्टिसंस की लाइफ में, जैसे कि वीवर्स। इन लोगों ने ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। इन नए शहरों में यूरोपियन कंपनीज ने ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश किए। द ब्लैक्स और नेटिव्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर confined here while the white rulers occupied the superior residence of the Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta। जो ब्लैक्स या फिर नेटिव ट्रेडर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो रहते थे इन सिटीज़ के अंदर, इन शहरों के अंदर, जबकि जो वाइट रूलर्स थे यानी कि ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और वो बड़े बड़े रेजिडेंसीज में रहते थे, जैसे कि सेंट जॉर्ज फोर्ट में, या फिर जो मद्रास के अंदर था, और कलकत्ता के अंदर जो फोर्ट था सेंट विलियम्स, वहाँ पे ये लोग रहते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। जो स्टोरी थी क्राफ्ट और कॉमर्स की 18th सेंचुरी में, वो नेक्स्ट ईयर तक भी इसी तरह से चलती रही। और इसी तरह से बाद में 16th सेंचुरी में आ गए थे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की। देन यहाँ के ट्रेड पर, यहाँ की टेक्सटाइल ट्रेड पर, यहाँ के स्पाइसेस का जो ट्रेड था, हर तरह के ट्रेड पर उन्होंने अपनी पावर को दिखा के उसे अपने अंडर में कर लिया। और देन यहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो बिल्कुल उनका जो वर्क था वो बिल्कुल डिक्लाइन पे पहुँच गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरे इंडिया के ट्रेड पर यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, अपना राइट दिखाना स्टार्ट कर दिया। सो आवर 6th चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर। होप यू ऑल हैव लिसन मी केयरफुली।